मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन कंप्लीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल कानपुर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, मेवाड़ के इतिहास में हम राणा अम्बीर पढ़ चुके थे, राणा खेता पढ़ चुके थे, राणा लाखा पढ़ चुके थे, राणा मोकल पढ़ चुके थे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शासक हैं राणा कुंभा। और जो रीट एग्जाम है उसकी दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हैं और इनको ध्यान से हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करें अपन। राणा कुंभा आपके साथ सामने स्क्रीन पर राणा कुंभा दिखाई दे रहे हैं। और राणा कुंभा का जो शासन काल है वो है मित्रों, सभी जानते हैं आप, 1433 से 1468। ठीक, एक बहुत महान शासक है जिनका साहित्य, स्थापत्य कला, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भी है। तो चलिए कर लेते हैं बातें। पिता आप सब जानते हैं मित्रों मोकल हैं, माता का नाम याद रख लेना थोड़ा सा, सौभाग्य देवी। और इनके जो संरक्षक बने रणमल राठौड़, क्योंकि ये भी अपने पिता मोकल की तरह छोटी उम्र में शासक बने और इसी वजह से ये जो संरक्षक का रूप में इन्होंने कार्य किया है। यानी कि राणा कुंभा के संरक्षक कौन बने हैं? रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़, राणा कुंभा की कुछ उपाधियां हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो देख लें अपन क्या है उपाधियां। हिंदू सुल्तान कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं, हाल गुरु है, छाप गुरु है, चाप गुरु है, अस्पति भी इनको कहा जाता है, नरपति भी कहा जाता है, रानी राय भी कहा जाता है और राणा रासो भी कहा जाता है। फिर से देख लो, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य क्या है? हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु है, छाप गुरु है, चाप गुरु है और अस्पति है, नरपति है, राणे राय है और राणा रासो है। तो इनको भूलना नहीं है, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, ठीक है, अस्पति, नरपति और राणे राय, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सब राणा कुंभा की उपाधियां हैं, इनको हमें याद रखना ही होगा। राणा कुंभा जब शासक बने तो उस समय इनके सामने दो समस्या थी। पहली समस्या, इनके पिताजी जो थे मोकल, उनकी हत्या उनके सेनापति चाचा मेरा व मेहवा पवार के द्वारा की गई, तो उनसे बदला लेना। दूसरा, रणमल राठौड़ का मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को कम करना। ये दो समस्याओं से जूझ रहा था मेवाड़ उस समय। तो राणा कुंभा सबसे पहले देखिए, एक योजना के तहत रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता के हत्यारे कौन, चाचा मेरा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो राणा कुंभा सबसे पहले किनको मारता है? अपने पिता के हत्यारे। और सभी जानते हैं कि जो पिता का हत्यारा होता है उसे कोई माफ नहीं करता। उसी प्रकार कुंभा ने भी यही किया, अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा, जो कि राणा खेता के दासी पुत्र थे, उनको रणमल की सहायता से उनकी हत्या कर देता है। रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ गया था और इस रणमल ने भी देखिए, जो सिसोदिया थे, उनके सिसोदिया सरदारों के जो नेता थे राघव देव, उसकी हत्या किसने करवा दी थी? रणमल राठौड़ ने करवा दी थी। इस वजह से ये जरूरी हो गया कि रणमल को किस तरीके से मेवाड़ के आंतरिक मामलों से बाहर किया जाए। तो देखिए, इस बात का पता हंसाबाई को, रणमल की प्रेमिका थी जिसका नाम आप सभी जानते हैं भारमली, उसकी सहायता से पता चलता है कि रणमल कुंभा का स्थान लेना चाहता था। तो ऐसी बातों का जब पता चलता है तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो कुंवर चूड़ा थे राणा लाखा के पुत्र, वो हंसाबाई की वजह से, हंसाबाई उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, इस वजह से वो मांडू एमपी चले गए थे हुसन शाह के पास। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं कि हंसाबाई उसे पत्र लिख करके वापस बुलाती है, उनको मेवाड़ की सारी स्थिति के बारे में अवगत कराती है कि किस प्रकार से रणमल सत्ता को हासिल करना चाहता है मेवाड़ की। तो एक मान्यता यह है कि जो हंसाबाई है उसने रणमल की प्रेमिका और कुंवर चूड़ा के साथ मिलकर के इसकी रणमल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जबकि कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि राणा कुंभा ने
रणमल की प्रेमिका भारमली से कहकर उसे जहर दिला करके क्या कर दी है, उसकी हत्या कर दी है। तो कुछ इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं, देख लें फिर भी। हंसाबाई ने रणमल की प्रेमिका भारमली और कुंवर चूड़ा की सहायता से 1438 में उसकी हत्या, यानी कि रणमल राठौड़ की हत्या कब की गई है, 1438 में। किसकी सहायता से, कुंवर चूड़ा और भारमली की सहायता से। और भारमली आप सब जानते हैं कौन थी, वो रणमल राठौड़ की क्या थी, प्रेमिका थी। तो थोड़ा सा ये प्रेम का मामला ऐसा ही है, अगर प्रेम के मामले में इस तरीके से विश्वास करें तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा। देख लीजिए आपको इतिहास क्या सिखा रहा है। प्रेमिका ने अपने देश की खातिर, ठीक है, अपने प्रेमी रणमल राठौड़ की क्या कर दी है, हत्या कर दी है। तो थोड़ी सी मजाक का मामला है, कोई बात नहीं है ना। चलिए, अब कुंभा की हम राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुंभा ने जो युद्ध लड़ा है वो लड़ा है, देखिए, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा का मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी प्रथम, उनके साथ होता है। किसके साथ होता है, महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के सुल्तान कौन है उस समय, महमूद खिलजी प्रथम। उसका पीछे एक कारण है कि जो मेवा बवार था उसको शरण दी थी किसने, महमूद खिलजी प्रथम ने। इसी वजह से सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। याद रखेंगे सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है, 1437। किन किन के मध्य हुआ है, राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम जो कि मालवा के शासक हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कुंभा के दुश्मन मेवा बवार को शरण देना। देखिए, युद्ध का कारण कुंभा के पिता के हत्यारे मेवा बवार को महमूद खिलजी द्वारा क्या दी गई, शरण दी गई। कुंभा ने इस युद्ध में देखो विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ के बारे में आगे सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखेंगे। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। देखिए, यहाँ परिस्था लिखता है कि जो महमूद खिलजी प्रथम था उसने बाद में राणा कुंभा से बदला लेने के लिए लगभग 5 बार आक्रमण किया है। ऐसा भी बताया जाता है कि 1443 में वो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ में बाण माता का जो मंदिर है उसे तोड़वा देता है। उसमें जो मूर्ति थी बाण माता की, उसके टुकड़ों को जो कसाई थे उनको मांस तोड़ने के लिए दे देता है। ऐसी मान्यता देखने को मिलती है। देखिए, 1443 में आक्रमण जिसमें सुल्तान ने कुंभलगढ़ में स्थित बाण माता मंदिर को तोड़ा, ठीक है, और मंदिर में स्थित मूर्ति को तोड़कर टुकड़ों को मांस तोड़ने हेतु किसको दे दिया, कसाईयों को दे दिया, ठीक है। तो ये याद रखना। बाण माता आप जानते हो कौन है, भोईलों की क्या है, कुल देवी है। तो ये बाण माता का जो मंदिर था कुंभलगढ़ में वो किसके द्वारा तोड़वा दिया गया था 1443 में। ऐसा बताते हैं कि फिर से महमूद खिलजी प्रथम कुंभा से बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। तो वो जो मंदिर था बाण माता का उसे तोड़वा करके उसकी जो मूर्ति थी उसके अंदर देवी की, उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे देता है। 1446 से 1456 ईस्वी के मध्य 1446 व 1456 में भी फिर से महमूद खिलजी प्रथम वही कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, मगर उसे सफलता नहीं मिलती है। अब देखो होता क्या है, इसके बाद अगर हम बात करें तो महमूद खिलजी प्रथम कुंभा से बदला लेने के लिए गुजरात के एक शासक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन शाह, उसके साथ मिलकर के एक संधि करता है जिसे हम इतिहास में चंपानेर की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें। उससे पहले हम थोड़ी सी चंपानेर की संधि से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि देखो आवल बावल की संधि 1453 में हुई है, ये तो जानते हैं। मगर देखिए हुआ क्या था, रणमल राठौड़ की जब हत्या की गई तो उसका बेटा रावजोधा, आप जानते हो रणमल राठौड़ का बेटा कौन था, रावजोधा, ठीक है। अब रावजोधा को भी कुंभा क्या चाहता था, मारना चाहता था। तो रावजोधा भाग करके जंगलों में चला जाता है, अपनी जान बचाता है। कुछ समय पश्चात वो चाहता, आपने ये पढ़ा भी होगा कि रावजोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद एक लोक संत थे उनके द्वारा दिया गया था। और तो जो रावजोधा है वो हंसाबाई को पत्र लिखता है कि अपन आपस में ही नाते रिश्तेदार हैं, इस प्रकार से फांटक लड़ते रहेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि हंसाबाई की मध्यस्थता से
राणा कुंभा और किसके मध्य, राव जोधा के मध्य क्या हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आवल बावल की संधि के नाम से। तो ये 1453 में संधि हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है हंसाबाई की, और संधि देखो राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य, ठीक है, हंसाबाई की मध्यस्थता। शर्तें क्या थी, राव जोधा को मंडोर वापस मिल गया, मेवाड़ में मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण, और सोजत वाली को उसकी सीमा रेखा निर्धारित किया गया। थोड़ा सा एक चीज में यहाँ ऐड करना भूल गया, वो याद रखेंगे। देखो कुंभा के पुत्र थे रायमल, कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल, और रायमल से राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, क्या नाम है, श्रृंगार देवी, तो इसका विवाह हो जाता है, ठीक है। तो ये आवल बावल की संधि के तहत ही क्या होता है, आपस में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच मित्रता बनी रहे, इस वजह से राव जोधा अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा के बेटे किसके साथ कर देता है, रायमल के साथ कर देता है। तो अब मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य क्या हो जाती है, नाते रिश्तेदारी हो जाती है, और एक तरीके से मेवाड़ और मारवाड़ अगर देखा जाए तो दोनों रियासतें लगभग क्या हो जाती है, एक तरीके से एक हो जाती है ना। तो देखिए मेवाड़ में मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण, सोजत पाली को सीमा रेखा निर्धारित किया गया, तो ये याद रख लेना। और विवाह जो हुआ है राव जोधा की पुत्री किसके साथ, श्रृंगार देवी के साथ, किसका, राणा कुंभा के बेटा रायमल से। ये मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। नागौर उत्तराधिकार संघर्ष में मुजाहिद खां के खिलाफ शम्स खां को शासक बनाने में मदद। तो राणा कुंभा ने देखो नागौर में दो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, शम्स खां और मुजाहिद खां के मध्य। तो मुजाहिद खां के खिलाफ वो किसकी सहायता करता है, शम्स खां की सहायता करता है, कौन, राणा कुंभा। तो ये भी याद रखोगे, नागौर उत्तराधिकार संघर्ष में मुजाहिद खां के खिलाफ शम्स खां को शासक बनाने में मदद की है कुंभा ने। अब देखिए जो महमूद खिलजी प्रथम थे वो किसके पास जाते हैं, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास जाते हैं, और वो दोनों मिल करके एक संधि करते हैं जिसका नाम है चंपानेर की संधि। और कब होती है, 1456 में। किस किस के मध्य, देखो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। ये जो संधि है किसके खिलाफ हुई है, दोनों, इसका उद्देश्य है दोनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ेंगे, कुंभा के खिलाफ लड़ेंगे। फिर भी कुंभा ऐसा मानते हैं कि कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को बदनौर के युद्ध में 1457 में पराजित किया। देखिए बदनौर का युद्ध होता है 1457, जिसके अंतर्गत एक साइड कुंभा है और एक साइड महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाही की संयुक्त सेना है, और कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया है, पराजित। परंतु मैं आपको बताऊं फरिश्ता की बुक है उसमें ऐसा बताया गया है कि इस युद्ध में कुंभा की विजय न होकर के संयुक्त सेना यानी कि कुतुबुद्दीन शाह और आपके ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों की विजय हुई थी। ये फरिश्ता के अनुसार है, जबकि कुंभा की जो पुस्तक है रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इनके अंतर्गत कुंभा को बदनौर के युद्ध में क्या बताया गया है, विजयी बताया गया है। और ऐसा भी मानते हैं कि इस जीत की खुशी में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। देखिए जीत की खुशी में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। याद रखना है बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। नोट देखिए, फरिश्ता के अनुसार कुंभा की हार, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में राणा कुंभा को विजयी बताया गया है। किस युद्ध में, बदनौर के युद्ध में। याद रखेंगे कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी पराजित किया था, यह भी याद रख लेना। सहसमल देवड़ा जो थे ना, उसको भी कुंभा ने क्या किया है, पराजित किया है। और राणा कुंभा की जो हत्या है वो 1468 ईस्वी में मामादेव तालाब के पास उसके पुत्र उदा का हो चाहे उदयकरण का हो, उनके द्वारा कर दी जाती है। तो मेवाड़ में अगर कोई पितृंता शासक है पहला कोई, तो उसका नाम है उदा, ठीक है, ये भी याद रखना। अब राणा कुंभा का सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में योगदान। तो देखो कुंभा का काल मेवाड़ में स्थापित कला का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है, याद रख लेना। कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास में, ठीक है, स्थापित कला का स्वर्ण युग कहलाता है, ये याद रखेंगे। और राजस्थान में देखो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा द्वारा कराया गया है, जिसकी जानकारी हमें देखो किससे मिलती है, श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से मिलती है। अब सबसे पहले हम बात करें स्थापित कला में, तो विजय स्तंभ। आपको पता है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा किसका निर्माण करवाता है, विजय स्तंभ का।
देखिए आपके सामने है विजय स्तंभ, और मैंने यहाँ पर देखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मंजिला है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण, और इसको बनने में देखो इसका समय है 1440 से 1448 के मध्य। ठीक है। इसे देखो कुछ उपनामों से भी जानते हैं, विक्ट्री टावर कहते हैं, मूर्तियां लगी हुई है बहुत सारी, इसलिए मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। इसी वजह से इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। किसको समर्पित है? विष्णु को, तो इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ होता है तो गरुड़ ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इसे राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। याद रखना, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। इसकी जो 9वीं मंजिल है, ये दिखाई दे रही है आपको 9वीं मंजिल। इस पर एक बार बिजली गिर गई थी, इस वजह से ये क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी, और इसका पुनः निर्माण करवाया था किसने? स्वरूप सिंह ने। तीसरी मंजिल आपको दिख रही होगी, देखो तीसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल है। इस बार ऐसा बताते हैं कि 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। इसके शिल्पकार याद रखना, प्रमुख शिल्पकार तो जैता है, मगर इसके पुत्र पूजा, पोमा और नापा, इनको भी याद रखना। कई बार ये चारों ही नाम ऑप्शन में दिए होते हैं, तो चारों को याद रखेंगे। शिल्पकार विजय स्तंभ के देखो जैता है, पूजा है, पोमा है और नापा है। ऊंचाई याद रख लेना 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट। कितनी है? ये ऊंचाई है ना, ये तो कितनी है? 122 फीट, और ये जो चौड़ाई है इसकी, ये कितनी है? 30 फीट। ये याद रखना, 30 फीट। और विजय स्तंभ भी राजस्थान की वो पहली मस्जिद है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर ही सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। कर्नल टोर देखिए, इसकी तुलना किससे करते हैं? कुतुब मीनार से करते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ की तुलना कौन? कर्नल टोर किससे करते हैं? कुतुब मीनार से। जबकि फर्ग्यूसन इसकी तुलना करते हैं रोम के टार्जन टावर से। देखिए, रोम के टार्जन टावर से। देखो, कर्नल टोर ने तुलना कुतुब मीनार से, कर्नल टोर ने तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से। और फर्ग्यूसन ने तुलना रोम के टार्जन टावर से। अब आगे चले, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण की बात करें तो पुनः निर्माण देखो किसने करवाया? कुंभा ने। और मचान दुर्ग जो सिरोही में है, बसंती दुर्ग भी सिरोही में है, इनका निर्माण भी कुंभा के द्वारा कराया गया है। अचलगढ़ दुर्ग भी सिरोही के अंतर्गत है, इसका निर्माण भी कुंभा के द्वारा। भोमट दुर्ग, इसका निर्माण भी कुंभा के द्वारा। कुंभ स्वामी मंदिर है चित्तौड़ में, सॉरी कुंभलगढ़ में, इसका निर्माण भी किसके द्वारा? कुंभा द्वारा कराया गया है ना। जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका संबंध कुंभा से नहीं है, ये केवल थोड़ा सा नाम समान से लगते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ आपको इसका एडजस्टमेंट कर दिया है, और इसको मैं इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका ये भी क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ या आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था जीजा साहब बगरवाल। कौन था? जीजा साहब बगरवाल। तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा साहब बगरवाल के द्वारा करवाया गया। ये 7 मंजिला इमारत है, जबकि विजय स्तंभ 9 मंजिला है। और किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसके वास्तुकार कौन है? देपाक। जबकि विजय स्तंभ के कौन है? जैता, नापा, पोमा और पूजा। तो किसके देपाक वास्तुकार हैं? जैन कीर्ति स्तंभ के। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें प्रशस्ति भी लगी है जिसे जैन प्रशस्ति कहते हैं। और इसके रचनाकार देखो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कहने का मतलब अत्रि भट्ट ने जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचना का कार्य प्रारंभ किया था, मगर कुछ समय बाद इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनके बेटे महेश भट्ट इसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो याद रख लेना, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का हो या जैन प्रशस्ति, इसके रचनाकार अत्रि भट्ट प्रारंभ किया उन्होंने और पूर्ण महेश भट्ट ने किया। रणकपुर के जैन मंदिर आप जानते हो पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। और इनका निर्माण 1489 में वही जैन व्यापारी किसके द्वारा करवाया गया? रणक के द्वारा। तो याद रख लेना, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में इनका निर्माण 1489 में किसके द्वारा? रणक साय द्वारा करवाया गया। यहाँ पर देखो खंभों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 1444 क्या है? खंभे हैं, इसलिए इसको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। और एक विशेषता और है इस मंदिर की, कोई भी खंभा एक दूसरे के सामने नहीं आता है, बिल्कुल इसकी वास्तुकला इस प्रकार की है। और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मंदिर है उसे कहा जाता है चौमुखा मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। ठीक है,
तो रणकपुर के जो जैन मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? चौमुखा मंदिर, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, और इसके वास्तुकार भी कौन है? देपाक है। ऐसा बताते हैं कि सर्वाधिक वेश्याओं की मूर्तियां हैं, इस कारण से इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि सर्वाधिक अगर वेश्याओं के चित्र अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो किसमें मिलते हैं? अलवर चित्र शैली में। किसमें मिलते हैं? अलवर चित्र शैली में। चले साहित्यकारों की बात कर ले हम। साहित्यकारों की बात करें, साहित्य में दरबारी विद्वान, तो कुंभा स्वयं ही क्या था? विद्वान था, और दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। तो कई बार इस तरीके की लाइनें भी उठ करके आती है एग्जाम में। कुंभा स्वयं विद्वान था और विद्वानों का क्या था? आश्रयदाता था। तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ माना जाता है, इसलिए इनके संगीत गुरु कौन है? देखो ये याद रख लेना, सारंग व्यास। कौन है? सारंग व्यास। कुंभा ने एक कवि भी रख रखा था, वेतनिक कवि, जो कौन है? कान्य व्यास है। और इनकी जो रचना है कान्य व्यास की वो है एकलिंग महात्म्य। क्या है? एकलिंग महात्म्य। याद रखोगे, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो एकलिंग महात्म्य है। वेतनिक कवि कौन? कान्य व्यास, जिसकी रचना का नाम है एकलिंग महात्म्य। कुंभा की पुस्तक देखिए, पहली पुस्तक जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है वो है संगीत राज, और इसके 5 भाग हैं। देखो पाठ रत्न कोश, जब पाठ पढ़ते हैं, कविता पाठ पढ़ते हैं, तो कविता कैसी लगती है? गीत जैसी लगती है। तो पहला हो गया पाठ रत्न कोश, दूसरा हो गया गीत रत्न कोश। जब भी कोई गीत गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो उसके साथ क्या बजाते हैं? म्यूजिक, यानी वाद्य यंत्र, तो वाद्य रत्न कोश हो गया। और जब म्यूजिक बजेगा, संगीत बजेगा, तो नाचने का मन करेगा ही करेगा। तो नृत्य रत्न कोश, नाचते नाचते सबको आनंद आता है, इसलिए रस रत्न कोश। याद रखोगे, फिर से याद रखना, संगीत राज के 5 भाग है, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक है। और अगली पुस्तक है संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, हारवर्तिका, राजवर्णन, संगीत क्रम दीपिका। तो संगीत राज हो गई आपके कुंभा की पुस्तक, संगीत मीमांसा हो गई, कामराज रतिसार हो गई, हारवर्तिका हो गई, ठीक है, और आपके राजवर्णन, संगीत क्रम दीपिका हो गई, और आपके सुधा प्रबंध और रसिक प्रिया हो गई। दोबारा देख लिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, हारवर्तिका, राजवर्णन और संगीत क्रम दीपिका। ठीक है। कुंभा ने देखो रसिक प्रिया के अलावा अगर हम बात करें, देखो रसिक प्रिया भी देखो जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर लिखी गई टीका है। उसी प्रकार देखो संगीत रत्नाकर, ये सारंग व्यास की पुस्तक है, ठीक है, इस पर भी कुंभा ने क्या लिखी है? टीका लिखी है। और ये चंडी शतक है ना, ये किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। इस पर भी कुंभा के द्वारा क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। तो कुंभा ने रसिक प्रिया के अलावा संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर भी क्या लिखी है? टीका। संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंग व्यास और चंडी शतक के बाणभट्ट। दरबारी विद्वानों में याद रख लेना, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, सोमदेव, भुवन चंद्र सूरी, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, तिला भट्ट, नाथा, पोमा, नापा, कान्य व्यास, सारंग व्यास, गोविंद, रमाबाई, इतने सारे इसके दरबारी है, पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना। मंडन का साहित्य में योगदान देखें तो मंडन की जो कुछ कृतियां हैं, एक तो है देव मूर्ति प्रकरण, जिसमें मूर्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। एक राजवल्लभ है, जिसमें महलों के बारे में वर्णन है। रूप मंडन में मूर्ति कला के बारे में है। कोदंड मंडन में धनुष निर्माण के बारे में है। और प्रसाद मंडन में क्या है? देवालय या भवन निर्माण। तो ये भी याद रखोगे मंडन की पुस्तक कौन कौन सी है। देखो, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन और प्रसाद मंडन। ये एक याद रखे, देव मूर्ति प्रकरण, ठीक, और एक राजवल्लभ। देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ, उसके बाद तो देख रूप मंडन है, कोदंड मंडन है, प्रसाद मंडन है। ये है कुंभा की पुस्तक है। आगे देखिए नाथा। नाथा कौन है? देखो, नाथा मंडन का भाई है और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वास्तु मंजरी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, पुस्तक पूछी जाती है कई बार। नाथा की पुस्तक का नाम क्या है? वास्तु मंजरी। और फिर गोविंद की बात करें तो गोविंद मंडन का बेटा है, इसकी भी कुछ रचनाएं ये भी बहुत बार पूछी जाती है। कलानिधि, द्वार दीपिका, सार समुच और उद्धार धोरणी। कौन कौन सी पुस्तक है गोविंद की? कलानिधि, द्वार दीपिका, ठीक है, और उद्धार धोरणी और सार समुच, ये इसकी पुस्तक हो गई। कुंभा की बेटी रमाबाई भी देखो संगीत प्रेमी थी,
इसलिए इसे कुम्मा ने उपाधि दी है बागीश्वरी की। और रमाबाई को कुम्मा ने जावर क्षेत्र भेंट किया था। कौन सा क्षेत्र भेंट किया था? जावर क्षेत्र। लास्ट में ये याद रखना, कुम्मा ने जो आबू के लिए जो जैन तीर्थयात्री जाते थे उनसे पहले टैक्स वसूला जाता था, तो राणा कुम्मा ने जैन तीर्थयात्रियों से जो आबू के लिए जाते थे उनसे टैक्स लेना क्या कर दिया था? वसूलना बंद कर दिया था। कुम्मा ने आबू जाने वाले जैन तीर्थयात्रियों से कर लेना बंद कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार हमने संपूर्ण कुम्भा के बारे में पढ़ा। और आज मैं थोड़ा सा आपको प्रश्न इसके नहीं करवा पाया, फिर कल अगली वीडियो में इनके प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। जय हिंद, जय भारत।